ऊपर आते हैं। यस, सही है नहीं है? तो सबसे बड़ी बात है सभी अपना मूड बना के बैठे हैं ना। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई 2-4 लोग इधर आना हो तो आ जाइए, क्योंकि अब मैं जो शुरू होऊंगा ना किसको मौका नहीं मिलेगा। सही है नहीं है? यस। और सिंपल सी बात है कि मेरा ऐसा मानना है, मेरी लाइफ ऐसा कहती है कि करियर के मामले में, ज्ञान के मामले में सर झुका के लिया जाता है। पानी सर झुका के लिया जाता है, बारिश को सर झुका के एक्सेप्ट किया जाता है, रोशनी को सर झुका के एक्सेप्ट किया जाता है। इनके खिलाफ जो छाती चौड़ी करता है उसको अनडिसिप्लिन कहा जाता है। मुझे सबको देखना, मेरे आगे मत रहना, मैं नजर मिला के बात करूंगा, आंखों में आंखें डाल के बात करने की आदत है। सही है कि नहीं है? हेलो, अच्छा एक बात बताओ, मेरे बिरादरी वालों मेरे साथ में हो के नहीं, मेरे भाई लोग देखो यार, एक बात ध्यान रखना, बंदा कहीं ना कहीं मैं आपके जैसा ही, सही है? आप ही के जैसे फैमिली से बिलोंग करने वाला भी, मतलब इन्होंने अगर कोई बड़ी बड़ी पहले बात की तो ऐसा सोच के मत चलना, राइट? आप ही के जैसे किसी स्कूल से निकलकर, कॉलेज से निकलकर, इंदौर से पढ़ाई वगैरह सब सारा जॉब वॉब सब कुछ है पीछे बैकग्राउंड, लेकिन ऐसी बात है कि अगर किसी को ऐसा लगे कि नहीं यार कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई इंसान आया, कोई चीज आई, नहीं डियर फ्रेंड, इंसान को जो है बड़ा कर देती उसकी मेहनत, और आप भी हो सकते हैं। सही है नहीं है? मैं कर सकता हूं, हो सकता है मुझसे बड़ा कर सकते हैं, हो सकता है मुझसे बड़ा योद्धा, मुझसे बड़ा योद्धा कोई और बैठा हो। जैसे किसी माँ बाप का बेटा आपके ही जैसे माँ बाप का, और किसी माँ बाप का बेटा आपके सामने बात कर रहा है, आप भी किसी माँ बाप के बेटे बेटी हो, आप हो सकता है मुझसे बड़ा कर जाओ, आप इससे बड़ी इबादत लिख जाओ, हाँ या ना? और प्यारी बहनों, आप भी रेडी होके नहीं हो? अगर 9.5 लाख कमाने वाली लड़की भी सामने आ गई है, उसके बाद में तो है ही है सब। देखिए, हॉटस्पॉट हुई है, इसके पीछे की वजह ये कि हमने कम लोगों का अरेंजमेंट रखा था, यस? लेकिन ज्यादा लोग आ गए, और भारत की परंपरा है हमारे यहाँ धक्के मारकर किसी को निकाला नहीं जाता। आप क्या चाहते हो? क्या ये करना सही होता किसी के साथ कि नहीं हमारे पास जगह नहीं जाओ? फिर क्या होता पता है? उस बंदे को बुरा लगता है यार, ऐसा और नो? और आपको भी पता है, ये हमारी संस्कृति है कि जब हम अरेंजमेंट करने के ऊपर आते हैं, लोगों को इज्जत देने पे आते हैं, तो साला जनरल की बोगी में भी अपनी सीट देने की औकात रखते हैं, भैया तू भी आ जा, तू भी आ जा। मेरा ऐसा मानना है, अपनी परंपरा को नहीं भूलना चाहिए, सही नहीं है? जिसमें जमीन गंवा नहीं देता वो काम नहीं करना चाहिए, हाँ या ना? क्या बातें मैं दिल की फुल टू फुल करूंगा, ये ट्रेलर नहीं है। आज ही हम ऐसा मतलब क्लाइमेक्स फिट नहीं करेंगे, मतलब बाहुबली 2 आने वाली ऐसा नहीं चलेगा, KGF 2 आने वाली ऐसा नहीं चलेगा, मतलब ऐसा होगा कि आज ही समापन होगा, द एंड, पूरे करियर का पता चलेगा, राइट? यस। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जमाना है, माफी चाहूंगा, किसी को फोन तो नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं आ रहा है, नहीं तो बोले सर आपको क्या है, आपका तो सेमिनार की पड़ी है, मेरे मैसेज पे मैसेज आ रहा है। मेरा कोई, मेरे जैसा दोस्त, मेरा कोई भाई है, बोले सर 2-3 साल लगे थे सेट करने में। हेलो, और ऐसे भी ठंड का दिन आ रहा है, ढूंढो ढूंढो रे साजना चलता है, और राजाई जिंदाबाद। इसको क्या पता, राजाई जिंदाबाद, मेरे वाले में इतना गाना नहीं चलता, मैं खुद ही गा देता हूँ कभी कभी मुझे। वो भी कर देते हैं, देखो पूरी बात हो जाए। अभी क्या है, रजाई में अपन, और रात में ठंड होती है अपन होटल में, यस? क्या रहता है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, सही है? तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है, जिंदगी में सारे काम करो, प्रेमियों प्रेम करो, ये आपका हक है, प्रेमियों प्रेम करो, ये आपका हक है, लेकिन यह ऐसा भी किया जा सकता है इस बार
कि क्यों ना हम अपने माँ बाप के सपनों को ही अपना महबूब बना दें। प्रेम करो यार, आप जवान हो, आपका हक है, इश्क करना आपका हक है, आप छीन कर लाए हो। लेकिन इस बार अपने माँ बाप के मतलब ऐसा है, सपनों से प्रेम करना है, उसको महबूब बना लिया जाए। सबको पता, मैंने इश्क करो बोला था, बोले अपने काम की बात बोले सर तो फुल्ली अपने जैसा। सही है कि नहीं है? देख भाई, मैं हूँ तेरे जैसा ही, तू बिल्कुल सही सोच रहा है, मैं तेरे जैसा ही हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं करियर बना के बात कर रहा हूँ। राइट? अच्छा एक बात बताओ, किसकी महबूबा ने कहा है पैसे मत कमाओ? ऐसा कोई है? कोई हाथ खड़ा करके बताए कि मेरी महबूबा कहती है तू हमेशा फकीरी रहना, तो मैं फिर से प्यार करूंगी। हेलो ओ हीरो लोग, मेरे बिरादरी वालों, एक बात ध्यान में रखना, लड़कियों के सपने में राजकुमारी आते हैं, मजदूर नहीं आते। ये लड़कियों के सपने में राजकुमारी आते हैं, मजदूर नहीं आते, मेरी बात याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, फिर मैं आपके काम का हूँ कि नहीं? फिर ये सिस्टम आपके काम का है कि नहीं है? फिर इसको जाने की नहीं जाने, समझे कि नहीं समझे? और प्यारी बहनों, आप भी समझ लो, अगर सही 60 बंदे को नहीं ढूंढा तो शादी किसी झोलटू राम से। ये जरूरी नहीं है कि मैं तो सपने राजकुमार के देखी तो राजकुमारी आएगा, पता चले मजदूरी आ गई। पक्का? तो देखिए डियर फ्रेंड, मेरा ऐसा मानना है, कुछ गाने पुराने लेकिन बड़े बेहतरीन, जैसे बोला ना कि सॉन्ग वॉन्ग भी हो जाए, तो मेरा ऐसा मानना है सब कुछ करना चाहिए, लेकिन लाइफ में करियर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहते अगर ये बन गया ना, तो फिर तो जिंदगी ऐसे मानो बड़ी मजेदार हो जाती है। सही कि नहीं है? हर रात और दिन ऐसा गार्डन गार्डन लगता है। सही है कि नहीं है? तो एक बड़े प्यारे सॉन्ग है, जैसे कि आप लोगों ने अभी मेरा स्वागत भी किया, लेकिन पहले मतलब एंग लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, 21वीं सदी की युवा पीढ़ी। यस, बस अभी जो मैं 30-40 मिनट आपसे बात करूँ, बड़े काम की बात करूंगा, बेहुदा बातें करना मेरी आदत नहीं है, और मैं सेमिनार को मजे से जीता हूँ। मैं ऐसे नहीं, मतलब देखो, स्टूडेंट की निगाह से मेरे को देखना मत यार, क्योंकि फिर मैं गुरुजी जी हो जाऊंगा और मुझे ऐसा किरदार पसंद नहीं है। अंडरस्टैंड? यस। हम करियर बनाने वाली बातें करें तो उसी मूड के साथ बैठे तो बड़ा अच्छा होगा। और कहते हैं कि अगर हम ये सोचेंगे कि मीटिंग में बैठे तो ऐसा लगेगा आपको ना आता ये, अच्छा इसको भी देख लेता हूं, इसको भी देख लेता हूं, फिर थोड़ी देर अच्छा ये कौन है, इसको भी देख लेता हूं। हेलो, अगर एंजॉय करने के मूड से बैठेंगे तो मीटिंग कितनी अच्छी होगी ना? कितना मजा आएगा। सभी लोग मेरे साथ हैं? सच में? तो देखिए, बड़ा प्यारा सॉन्ग है जो आपके लिए आज की जनरेशन पे बड़ा मतलब ऐसे मानो कि बिल्कुल बैठता है, फिट बैठता है। यस, कि बड़ा वो कहते कि इसको थोड़ा सा मूड में आ जाओ सिंगिंग वाले। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। एक मिनट गाना सुनना और इसके शब्दों का लुत्फ उठाना। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। इससे भी जरूरी काम है यार, राइट? यस। और मैं तो इतना कहूंगा, जैसा आपका पिछले समय में जो आपका प्यार मिला, जो आपने मुझे मतलब जो समय दिया है अभी, इसके लिए मैं सिर्फ आपके सम्मान में इतना कहना चाहूंगा कि जी सर साइलेंट कर ले थोड़ा सा, अगर किसी को अर्जेंट ना हो तो, अर्जेंट ना हो तो, बाकी तो फिर मैं तुम्हारा ही हूँ। देखो हेलो भाई लोग, मैं इस पल तुम्हारा हो चुका हूँ कि आप मेरे होने तैयार हैं? यार कोई एक बंदा तो मिले यार जो ये कहे कि मैं तुम्हारा हो चुका हूँ। अंडरस्टैंड? राइट? कोई एक बंदा तो मिले जो कहे कि मैं तुम्हारा हो चुका हूँ।
अंडरस्टैंड? अगर मुझे इतना दम है आप लोगों के साथ कमिटमेंट करने का, तो आपके अंदर दम है कि आप मेरे हो चुके हो? यस। तो कहते ना बड़ी प्यारी चीज है कि चलते चलते मुझसे पूछा मेरे पांव के छालों ने, और कितनी दूर बसा दी दुनिया दिल में बसने वाली। दूर से चलते, पता है बड़ौदा रतलाम कहां का सफर करते, भोपाल होते हुए निकले थे, फिर आपसे मिलने के लिए आए हैं, इसलिए आपके सम्मान में इतना ही कहूंगा, ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल है। समझिए दोस्त, ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल है, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल है। सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता। मुस्कुराना है, इसलिए हंसने का वादा करना पड़ेगा डियर फ्रेंड जिंदगी में। ओके? आर यू रेडी? रियली रेडी? तो डियर फ्रेंड, आपके इस भाई का नाम है विजय कुमार हनुमत आईवाज। जॉब पर्सन, पहले मैं जॉब करता था, टेक्नीशियन था। पिछले 8 सालों से लगातार मैं डिस्कॉप में वर्क कर रहा हूँ। लेकिन एक जॉब पर्सन बंदे को जो 18 से 20 हजार रुपए महीने की जॉब कर रहा था, उसे क्या जरूरत पड़ गई नौकरी करने की? उसे क्या जरूरत नौकरी के बाद डायरेक्ट सेलिंग करने की? उसे क्या जरूरत पड़ गई? उसे क्या जरूरत पड़ गई कि उसे डायरेक्ट सेलिंग में आना पड़ा? 21वीं सदी की क्रांति को पकड़ना पड़ा। जब मैंने शुरुआत की, क्या बड़े भाग्यशाली है कि 9 सितंबर 2016 से ये इंडस्ट्री एज ए रजिस्टर्ड ऑफिस रन कर रही है, हमारी 2000 से रन कर रही है, और डायरेक्ट सेलिंग 9 सितंबर 2016 से, ऐसे मानो कि संवैधानिक रूप से, आप पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल कर लेना, 147 रूल आपको मिल जाएंगे। जैसे कोई भी बंदा होता है वो बोल सकता है कि मैं डायरेक्ट सेलर हूं, मैं एक सॉफ्टवेयर हूं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। यस। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री में मैंने जब 9 सितंबर 2016 को इसके लिए नियम आए संविधान में, लेकिन मैंने पहले शुरू की, जो डिवसॉफ्ट मान्यता प्राप्त संस्था थी और काम करी थी, मैंने इसके साथ काम शुरू किया। आखिर में इसमें आने की जरूरत क्या पड़ी? इसके पीछे की वजह क्या थी पता? देखो, जब मिडिल क्लास फैमिली का बंदा निकलता है ना, कुछ कमाने के लिए, कुछ बनने के लिए, 18-20 हजार जेब में तो आते हैं, लेकिन ताया, मामा, फूफा, छोटी बहन, बड़ा भाई, ये वाला, दूर वाला, रिलेशन वाला, दोस्त यार, आते एक को 20 हजार है, लेकिन 40 लोगों की नजर रहती है कि इसके पास 20 हजार आता है। सही है कि नहीं है? चलो, मैंने देखा यार कि हमारी गाड़ी भी जो उठती है 20 हजार की नौकरी पाने के बाद, वो भी किस्त में उठती है। दिमाग खराब था मेरा। मैंने कहा ये सोच के तो मैंने जॉब की नहीं थी, मुझे तो कुछ और बताया था घर वालों ने, मुझे और कुछ बताया था मेरे दोस्तों ने, और मुझे कुछ और बताया था मेरे बड़े बुजुर्गों ने कि नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, मिलेगा बंगला गाड़ी। साला सबके पास नौकरी और छोकरी की, बंगला गाड़ी किसी के पास तो था ही नहीं। आया ना? तो प्लान में लफड़ा हुआ कि नहीं हुआ? केमिकल लोचा था कि नहीं था? और कहते हैं आंवले का स्वाद और बुजुर्गों की बातें बड़ी बात में समझ में आती। तो मेरे बड़े बुजुर्ग एक बात कहा करते थे कि बेटा, कामयाबी तब इंसान की जिंदगी में आ जानी चाहिए जब उसके मुंह में दांत और पेट में आते बच्चे। मैंने कहा ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो बोले बेटा देख, जब तेरे पास में बादाम खरीदने को पैसे हो जाए ना, तो चबाने के लिए दांत भी तो हो ना, और जब घी खरीदने की औकात हो जाए तो पचाने के लिए आंत भी तो हो ना। बोले अधिकांश लोगों के पास कामयाबी तब आती जब उनकी उम्र निकल जाती है, जब वो जिम्मेदारियों को ढूंढते ढूंढते आगे निकल जाते हैं, उनकी उम्र उनका साथ छोड़ देती है, और बाद में उनके पास एक ही चीज रहती है कि हमारी तो गुजरी, अब नए पीढ़ी देखे। ऐसा और नो? मैं ऐसा नहीं चाहता था, आई एम अ ड्रीमर। मैं फास्ट लाइफ चाहता था, मैं ग्रोइंग लाइफ चाहता था। अगर किसी को लगे मैं जो अपनी जिंदगी के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूं, अरे आप ही के जैसे फैमिली से हो यार, कोई अपना भाई समझ लेना, कोई बड़ा अगर लगू तो बड़ा भाई सोच लेना, कोई अपने से छोटा समझ लेना। ऐसा ही हूं मैं, ऐसी फैमिली से निकला हुआ पर्सन हूं मैं। पता है, मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं जहां पे मेरे गार्जियंस, मम्मी पापा नॉन एजुकेटेड है। मैं ऐसे विलेज एरिया से बिलोंग करता हूं जो विलेज खुद की पंचायत लायक की आबादी नहीं रखता, जो दूसरे गांव से जुड़कर अपनी पंचायत बनाता है। मैं ऐसे विलेज एरिया से बिलोंग करता हूं। वहां से निकल पाना मतलब एक गल्ले का बिजनेस छोटा सा और थोड़ी सी किसानी, वही एक गुजारा था।
और एक बात समझ में आ गई थी, पिताजी ने समझाया था कि बेटा पढ़ाई ही हमको आगे लेके जा सकती है। 6th क्लास से मैंने बनोप्स के काम में पिताजी के साथ में बोरेड हुए हैं, तराजू से मैंने वेट उठाया है 6th क्लास से। 7th 8th क्लास तक मेरे पास स्कूल जाने के लिए साइकिल नहीं हुआ करती थी, इसलिए मैं जिंदगी को सीरियस लेता हूं। साइकिल नहीं हुआ करती थी मेरे पास में पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हुआ करते थे दोस्त, अच्छे कपड़े नहीं हुआ करते थे। मैं कभी ननिहाल मामा मौसी के यहाँ नहीं गया, क्योंकि गर्मी की छुट्टी में नौतपा की गर्मी में भी साइकिल चला के मुझे पिताजी के साथ में बिजनेस करना हो। ये कंडीशन थी मेरी, ऐसी लाइफ रही है मेरी। लेकिन एक ही बात पता थी कि एक माँ ने मेरी जिंदगी के लिए अपनी ज्वेलरी फिनिश कर दी, अपनी साड़ियों को गवा दिया। एक पिता ने टीवी, बाइक या अपने ऐशो आराम गवा दिए। और मुझे पता था कि बेटा तू ऐसे लोगों की औलाद है, तुझे पता होना चाहिए। ऐसे लोगों के यहां से तो निकला हुआ पर्सन है, तुझे याद रहना चाहिए कि तू कौन है। मैं 12th के बाद इंदौर एजुकेशन के लिए निकला। दिल्ली के बाद मैं वहां से, मेरा इंदौर में कैंपस सिलेक्शन हुआ, मैं दिल्ली ट्रेनिंग के लिए गया। एज ए टेक्नीशियन मैंने ट्रेनिंग ली। 18 से 20 हजार रुपए मैंने कमाने लगा। लेकिन पीछे जो घर छूटा था, जो कच्चा था, जो मिट्टी की टाइल्स होती है ना, कच्चे कच्चे घर जो होते हैं, कबेलू वाले जिसको कहते हैं, वो घर पीछे छोड़ कर आए थे हम। वो मजबूरियां, वो माँ बाप के सपने जो थे ना, जिन्होंने हमें बनाने के लिए खुद के सपनों को मिटा दिया। इंदौर में 20-20, 30-30 हजार रुपए पिताजी के, माताजी के कमाई के पैसे लेके जाता था कोचिंगों में रूम रेंट को भरने के लिए। वो मुझे पता था, उसको पूरा करना था दोस्त, उसको फील करना था। उनके सपनों को, कहते हैं शायद किसी की लड़ाई उसके जीवन के सपने पाने की हो, आपके इस भाई की लड़ाई तो अपने और अपने माँ बाप के सपने, 2 जीवन के सपने पूरे करना था। यार मैं कैसे अनसीरियस होता, मैं कैसे अपने आप को ऐसा रख सकता था कि नहीं, ये बंदा फालतू राम के जैसे घूमे, इधर उधर अपने आप को देखे। इतना टाइम नहीं था मेरे पास। सीरियस होना मेरी मजबूरी थी। पिछले समय में मैंने जो जिया था, अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप। एक बाप अपने जिंदगी की पूरी कमाई, गांव एरिया में एक बात कहते हैं कि अपनी औलाद को बहुत पढ़ा रहे हो, बेटा हो या बेटिया, ये तुम्हारी नहीं होने वाली है, ये तुम्हारा नहीं होने वाला है। कितनों को लगी जो इसको लग जाएगी, कितने बने हैं जो ये बन जाएंगे। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। पहले कहा था मैंने कि मैं आपके बीच का ही निकला हुआ बंदा हूं। मेरी स्टोरी आपको टच करेगी। यस सर। मेरा रहन सहन आपको टच करेगा। बोलते हैं ऐसा गांव में, यही सब जो मेरे माता पिता के लिए हुआ करते थे। ऐसे मानिए कि अगर हम विफल हो जाते तो बुढ़ापे में लोग उनको ताना मारा करते। कि हमने पहले ही कहा था पैसे बचा के रखो, आज की डेट में किसको लगती है, हाँ या ना। इसलिए दोस्त ड्रीम था बड़ा कुछ कर जाने का, इसलिए ड्रीम था आगे जाने का। लेकिन 18 से 20 हजार की नौकरी में वो नहीं हो पा रहा था जो होना चाहिए, मजा नहीं आ रहा था। मैं ड्रीमर बंदा रहा हूं, जो जिंदगी में मिला नहीं, वो पानी की कशिश में कुछ बड़ा करना चाहता था। इंदौर से मेरा ट्रांसफर छिंदवाड़ा हुआ, एक अजनबी बंदे से मेरी मुलाकात हुई। उसने मुझे प्रोजेक्ट बताया ई लर्निंग का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स का। उसने बताया इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग के बारे में, उसने बताया मुझे ड्राइंग के नॉलेज के बारे में, अल्फाबेटिकल के बारे में, उसने बताया ऑडियो वीडियो विजुअल फॉर्म का एजुकेशन, जो दिखाई भी देता है सुनाई भी देता है, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के बारे में मुझे बताया मेरे सीनियर्स ने कि कैसे लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां कंप्यूटर के मामले में ले लेते हैं, लेकिन हिंदी ट्यूटोरियल उनके पास में न होने की वजह से, ऑडियो वीडियो विजुअल फॉर्म उनके पास में न होने की वजह से उसको रिमाइंड करना है तो उनको पता नहीं होता। मैंने भी किया इंदौर से एडीसीए की, उस जमाने में जितना मुझे आता था मैं सब भूल गया था। आज भी मुझे जब कुछ काम करना होता है तो मैं उसी की एजुकेशन से देखता हूं जो उस अजनबी दोस्त ने मुझे बताया था। वो कोई और एजुकेशन नहीं, यही एजुकेशन जो प्लैनेट ड्यू फॉर फ्यूचर। समझ रहे हैं? हाँ, उस दोस्त ने मुझे बताया और मैंने भरोसा किया। मुझे पता था कि यस मैं ये काम कर सकता हूं, और मुझे पता था मैं ऐसी फैमिली का बंदा हूं, ना मेरे पास में राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना मेरे पास फैमिली का बैकग्राउंड है। लेकिन मैंने कहा 1000 करोड़ की संस्था है ड्यूसॉफ्ट, इसके पास में राजनीतिक बैकग्राउंड भी है और इसके पास में पैसों का बैकग्राउंड भी है। और मुझे पता चला कि 10,000 रुपए में चैनल पार्टनरशिप मिल रही है, इंडिपेंडेंट चैनल पार्टनर बनने का मौका मिल रहा है। कौन देता है यार?
10,000 की नौकरी भी आदमी बड़े मुश्किल से आज की डेट में देता है। 10,000 रुपए में क्यों ऐसा क्यों होता है? डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स रेगुलेशन ये है। मुझे बिजनेस करने का मौका मिल रहा था 10,000 का एडमिशन लेने के बाद। एडमिशन लेके तो मैं कस्टमर ही बना, लेकिन मैं उसमें काम करना सीखा। मैंने यहाँ के लीडर्स को पकड़ा, झुका उनके सामने। कहते जो डाल झुकती है दोस्त, उसमें फल लगते कि नानक नन्हे बने रहे, जैसी नन्ही दूब बड़े बड़े वही जाता है दूब खूब ही खूब। नानक नन्हे बने, कहते नानक जी नन्हे बने रहो यार, छोटे बने रहो, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ तूफानों में गिर जाते हैं, लेकिन जो दूब घास होती है वो अभी तो तबाह हो जाती बड़े बड़े तूफानों से, लेकिन सुबह में उसकी बूंदें गिरती फिर से खड़ी हो जाती है। इसीलिए मैं समझ गया था टिकटॉक मेरे जीवन के लिए जरूरी है। 21वीं सदी का प्लेटफॉर्म मुझे लेकर जाएगा। मैंने कहा विजय कुमार हनुमत, ऐसा कौन सा दिन आएगा जब हजारों करोड़ की संस्था को तो रिप्रेजेंट कर पाएगा, ई लर्निंग नाम के पोर्टल को रिप्रेजेंट कर पाएगा। शायद मेरे जमाने में डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल था, आज तो सभी लर्निंग जानने लगे हैं। लोग अपनी गाय भैंस बकरी अनाज बेच के अपने बेटों को बेटियों को मोबाइल दिलवा रहे, क्योंकि बेटा तेरी ऑनलाइन एजुकेशन चलेगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आज बताना नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमने आज से 8 साल पहले डिसीजन लिया मेरे दोस्त। ये नहीं पता था कोरोना आएगा, लेकिन किसी व्यक्ति ने बताया था ये दिन आएगा, किसी अजनबी बंदे ने बताया था ये दिन आएगा। इस एजुकेशन का दिन आएगा, पर्सनालिटी का दिन आएगा कि एक जमाने में डिग्रियां नहीं पूछी जाएगी, एक जमाने में वे ऑफ टॉकिंग पूछी जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल पूछा जाएगा, लर्निंग के बारे में पूछा जाएगा, बॉडी लैंग्वेज, लीडरशिप क्वालिटी, इन सब बारे में पूछा जाएगा, ड्रेसअप सेंस के बारे में बात की जाएगी, अपनी बातों को रखने वाले बंदे से बात की जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, हर बंदा जानता है बहुत से बहुत पढ़ाई हो मेरे भाई, बहुत से बहुत पढ़ाई हो मेरी बहनों, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, जब हम बड़ी डिग्री के बाद भी किसी के सामने अपनी बात नहीं रख पाते ना, बड़ी गिल्टी फील होती, बड़ा गंदा लगता है। और उस दिन याद आती है ऐसा सेमिनार अटेंड करने के बाद, किसी विजय कुमार हनुमत की, किसी राखी पवार की, किसी माला ढावले की, किसी मेरे मेंटर मिस्टर प्रमोद सिंह की याद आती है। कोई बंदा था जो बोला था कि 10,000 रुपए का एडमिशन लेके जो तू बार बार शर्मिंदा होता है ना, 4 लोगों के बीच में, लोगों के सामने, दोस्तों के बीच में अपनी बात नहीं रख पाता, वो तू पूरा कर सकता है, उस गिल्टी को दूर कर सकता है, उसको छीन सकता है। अंडरस्टैंड? ये जो बात है, जब एक बंदा जान लेता है ना, ये जब बंदा जान लेता है ना तो फिर पीछे नहीं हटता। ये जब बंदा जान लेता है तो कभी पीछे नहीं हटता दोस्त, क्योंकि उसको पता है। एक बात ध्यान रखना, जब बंदा किसी लड़के लड़की से मिलता है, कोई भी इंसान, तो उसका एटीट्यूड देखिए, देखो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, बंदा खुद ही होता है सर्टिफिकेट। बंदा आपको देख के समझ जाता है कितने पानी में ये लड़की और लड़का कितने पानी में है, वो खुद ही समझ जाता है दरिया है, नदी है, नाला या समंदर है, इसमें कितना दम है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? समझने की कोशिश करना दोस्त। ये वो एजुकेशन है जो लोगों की जिंदगी को बदल देती है, ये वो एजुकेशन है जो लोगों को में बदलाव ला देती है, ये वो एजुकेशन है जो लोगों को बताती है कि तुम्हें कैसा जीना चाहिए 21वीं सदी में। इसलिए मैंने इस एजुकेशन को किया, इसलिए मैंने पकड़ा। जब उस अजनबी दोस्त ने मुझे इसके बारे में बताया था, आज से 8 साल पहले मैंने इसको पकड़ा। मैं शुक्रगुजार हूं ऐसे अजनबी दोस्त का, ऐसे इंसान का। एक बार क्लैपिंग हो जाए मिस्टर पीयूष मालवीय जी के लिए। तो मैं हमेशा कहता हूं, इसको पकड़ने के लिए क्या हूं मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, मुद्दे की बात पे आता हूं, इसको पकड़ने के लिए सिर्फ विजय कुमार हनुमत को 10,000 चाहिए थे, 10,000, ओनली 10,000 रुपीज। देखना दोस्त, मौका कभी ये नहीं देखता तुम अमीर हो गरीब हो, कभी नहीं देखता। तुम नाटे हो, गोरे हो, काले हो, ऊंचे हो, गरीब हो, मैंने कभी नहीं देखता। वो एक ही चीज देखता, तूने मुझे पकड़ने के लिए किया क्या जब मैं तेरे चौखट पे आया। राइट सर, आया ना? यस। और एक बात मुझे समझ में आ गई थी, एक क्या पता है, गिल्टी एक मन में विचार बैठ गया था जब मैं बाहर निकला था। मैं गांव का हूं, मैं बड़े काम नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं इंदौर तक पढ़ाई के लिए निकला, जब मैं बाहर गया, एक बात मुझे समझ में आ गई थी कि इंसान अगर बदलाव के ऊपर आ जाए तो अपने आप को कुछ भी बदल सकता है। और जब मैंने दिल्ली और इंदौर जैसी बड़ी बड़ी जगह में
मैंने देखा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी कंपनियां बना के बैठे, इनके दादा बाबा परदादा किसी किसान के बेटे थे या किसान ही थे जो इस शहर में आके बसे, ये उनकी ही जनरेशन है। और मुझे एक दिन क्लियर हो गया कि ना काला कामयाब होता है, ना गोरा कामयाब होता है, ना ऊंचा होता है, ना नाटा होता है, ना गांव का होता है, ना शहर का होता है। जब भी कोई कामयाब होता है सिर्फ जरूरतमंद होता है। और मेरी जरूरत थी इस बेरोजगारी के दौर में, जैसे हर एक चीज किसी न किसी की जरूरत होती है, वैसे ये भी चीज मेरी जरूरत थी। यस। अब बात आई इसमें एडमिशन लेने की, पैसे जुगाड़ने की। पता है कैसे पैसे जुगाड़े? विलेज एरिया में अब जब हमको जॉब लग गई तो मैंने घर बनाने का डिसीजन लिया, दोनों भाई ने माता पिता के लिए। जो कच्चा मकान था उसको पक्के में तब्दील करने के लिए डिसीजन लिया। अभी कुछ दिन पहले मेरी वाइफ के बर्थडे पे जो मैंने पिक शेयर की है, उसमें वो मेरे गांव के घर की पिक है। वो घर बनाने का मैंने डिसीजन लिया, मेरे भाई और मैंने, और उसी समय ड्यूसॉफ्ट का प्लान आया मेरे पास। कहते हैं कामयाबी जब भी आती है ना, कमबख्त तभी आती है जब हालात आपके पक्ष में हो। यस सर। यस। दूसरा आदमी होता तो क्या करता? ये भी बोल सकता था 18 से 20 हजार रुपए महीने के कमाता हूँ, कॉपी पेन पे तू मेरे को समझा रहा है लाखों की इनकम है या ना? दूसरा आदमी तो बोलता सुबह से लेकर शाम तक मैं जॉब में बिजी रहता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कोचिंग करने वाले बंदे को बोला है कि टाइम नहीं है, कोचिंग करने वाले बंदे को, जबकि मेरे पास नौकरी थी। पता रात के 10 बजे मेरी ट्रेनिंग लगती थी। परेशान थी मेरी अप्लाई ने, वो कहती थी कैसा बंदा मिला, बोलता दिन भर टाइम नहीं, लेकिन फिर भी अगर मेरा एडमिशन ले रहे हो तो रात के 10 बजे मेरी ट्रेनिंग लगाना पड़ेगा, इतने बजे मैं फ्री होता हूं। एटीट्यूड देखो, एक बंदा अपलाइन से भागता, मैं अपलाइन को बुलाता था, मेरी ट्रेनिंग देना पड़ेगा अगर एडमिशन लिए। काम में मरते तक करूंगा, मरते दम तक करूंगा, लेकिन मेरी ट्रेनिंग लगाओ। रात के 1-1 बजे तक, 1:30 बजे तक इस बंदे की ट्रेनिंग लगती थी दोस्त, क्योंकि करने वाले के लिए तराने हजार है, नहीं करने वाले के लिए बहाने हजार है। जुगाड़, पैसे का जुगाड़ देखो कैसे किया। कोई बंदा बोल सकता था अरे यार मेरे घर पे घर का काम चल रहा है, 1 साल तो वो चलेगा, मैंने पिताजी को जुबान दे दी है। यस, नहीं कर सकता पैसे का जुगाड़। मैंने घर के खिड़की दरवाजे का काम रुकवाया दोस्त, खिड़की दरवाजे का काम रुकवाया है मैंने। पैसे वहां से कुछ जुगाड़े, क्योंकि मेरे घर पे काम चल रहा था तो पैसे इतने नहीं थे पास में, क्योंकि मैं पहले ही पिताजी को दे चुका था, ट्रांसफर कर चुका था। कुछ मेरे दोस्तों से मांगा, कहते हैं ना दोस्त जान दे देंगे, जो मेरे साथ बैठ के पार्टी करते थे, खाना खाते थे। मैंने कहा जान मत दो या पैसा ही दे दो। जान दे के क्या करोगे, पैसा दे दो, आया ना? वो भी नहीं मिला। 4 से 5 लोगों ने दिया, मैं शुक्रगुजार हूं। ये हो गया, ये आ गया दम में, समझ गया इसका सही बात है। 25 लोगों को फोन लगाया था इसी चक्कर में, कौन मेरा है कौन पराया, आज मुझे पता चल जाएगा। बड़े मुश्किल से 4 लोगों ने पैसे दिया, शुक्रगुजार। मालिक उनको धन धान्य करे, ऊपर वाला उनको तरक्की बख्शे, मैं सिर्फ इतना कहूंगा। आज भी उनके साथ मेरी दोस्ती है, और कुछ पैसा मेरे पीएफ से निकाला, क्योंकि मैंने 1 एडमिशन दे दिया, मैंने मेरे घर से 4 से 5 एडमिशन दिए। ऐसे करके जुगाड़ करके मैंने कर लिया। मैं इसलिए लोगों को कहता हूं कि 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, जो मंजिल तक ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। एक हम हैं जो अजनबी पीयूष मालवी को भी कह देते हैं अपना, और ये लोग हैं सिर्फ 10,000 के चक्कर में अपने को अपना नहीं कहते। नहीं कह पाते, पता है उसके पीछे की वजह है, क्योंकि इनको रोजगार और बेरोजगारी का फंडा नहीं पता। रोजगार और बेरोजगारी का फंडा नहीं पता है। समझना चाहते हो क्या है? समझना चाहते हो? एक बार में एक राजा अपने दूसरे क्षेत्र में अगुवाई करने के लिए, देखने के लिए कि मेरे इसमें चल क्या रहा है, ये देखने के लिए ना वो निकला। तो उसका कुत्ता बड़ा उसको प्यारा था, अपने कुत्ते को साथ में लेके गया। लेकिन पहले के जमाने में पुल तो होते नहीं थे, नाव के ऊपर बैठा, वहां पे और भी लोग थे, और वहां पे एक दार्शनिक भी बैठा था। तब तक तो ठीक था, लेकिन क्या नाव क्या हुआ, आधे नदी तक गई, पानी के गहरे तल तक गई, और नाव थोड़ी जब अनबैलेंसिंग ऐसी चलने में होने लगी, कुत्ते की आदत बड़ी भयंकर, थोड़ा सा इधर जाता रहता, थोड़ा सा इधर जाता, फिर ऐसा
अब नाव अनबैलेंस हो रही, साला चारों तरफ यही हरकत कर रहा है। तो बोलते साला खुद भी मरेगा, हमको भी मरवाएगा आज ये। बोले इसके चक्कर में अब यार समझ लो यार, राजा का कुत्ता है, बड़ा सा हट्ट पुष्ट, साला जिधर जाए उधर बिल्कुल तहलका काम करते हो। सही है कि नहीं है? अब ये टेंशन आई तो राजा कहता है अभी इसका क्या करे। दार्शनिक कहता है राजा साहब मेरे पास एक उपाय है, इसको मैं अगर बोलो तो अभी थोड़ी देर में चुप करा सकता हूँ। कहता है ऐसा है तो नेक काम में देरी कैसी, फटाफट करो। तो जितना बोलने की देरी थी, दार्शनिक उठा, कुत्ते को पकड़ा, नदी में फेंक दी। राइट? बोले ना रहेगा बात ना बजी की बात। सही है नहीं है? अब इतना हुआ, इसके बाद में अब आई कुत्ते की जान पे। अब जब पता चला पानी की ताकत, जब पता चली तो अपने मालिक को देखता नाव वाले में। हाँ, अब थोड़ी देर बाद में नाव रोकी गई, उसको नाव पे लिया गया, कुत्ता चुपचाप एक जगह जाके बैठ गया। राजा देख रहा है एक जगह बैठ गया और बिल्कुल अपना दम हाँफ रहा है, सारी चीज बैठ रहा है। राजा बोलता है यार अभी तक इतना उछल कूद मचा रहा था, लेकिन अब बड़ी ईमानदारी से बेटा क्या बात है। दार्शनिक कहता राजा साहब सबसे बड़ी बात है कि इसको अभी तक इसकी उपयोगिता पता नहीं थी, इसलिए ना इसको हल्के में ले रहा था नाव को, हल्के में ले रहा था। लेकिन जब पानी में डूबने लगा, जब इसको परेशानी होने लगी, तब इसका औकात समझ में आई कि ये पानी की इतनी ताकत है कि मुझे डुबा के मार सकता है, और इस नाव में इतना दम है कि मुझे बचा सकती है, इसकी इज्जत कर लेना चाहिए। बोले ऐसा ही इंडिया के अंदर है। लोगों को बेरोजगारी क्या है पता ही नहीं है, उनको यही नहीं पता कि बेरोजगारी हमें डुबो रही है। अगर एक बार इस बात का एहसास हो जाए कि बेरोजगारी हमें डुबा रही है, तो ड्यूसॉप नाम के सीप को पकड़ लेंगे। क्यों उछल कूद करता है आदमी भरी जवानी में, क्यों हल्के में लेता है, क्यों दूसरी चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी किसको कम देता है, क्योंकि उसको भी पता ही नहीं। उसको ये पता नहीं कि बेरोजगारी के इंसान से उसके खिलौने छीन लेती है, बच्चों की माँ बाप से परवरिश छीन लेती है, जवान बेटे बेटियों से माँ बाप का बुढ़ापा छीन लेता है, उसकी केयर नहीं कर पाते हो। उनके लायक एक बेटा अच्छा बेटा नहीं कहला पाता, एक बाप अच्छा बाप नहीं कहला पाता। ये पूरा फंडा पैसों का, ये पूरा फंडा करियर का है या ना? सही है नहीं है? यही लफड़ा है। जिन लोगों को जिन्होंने शादी किया उनको एंजॉयमेंट करना चाहिए, उनको घूमना फिरना चाहिए, बेचारे रोजगार गारंटी करने के लिए पहुंच जाते हैं। क्योंकि अब शादी होगी दिहाड़ी करोगे नहीं तो खाओगे, दूसरे के खेत में बेचारे काम करने जाते हैं। लेकिन सही मायने में उनको एंजॉय करना चाहिए था, अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए थी। लेकिन क्या करे, अगर बेरोजगारी वो चीजें मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, बेरोजगारी वो बला है कि एक इंसान से भीख तक मंगवा देती है, पढ़े लिखे इंसान से ढाबा खुलवा देती है, भीख मंगवा देती है। वो बला है बेरोजगारी। अगर एक इंसान को यह पता चल जाए कि बेरोजगारी मेरा जीवन डुबो सकती है, मेरा पूरा जीवन समाप्त कर सकती है, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं उसके लिए कितनी उपयोग की चीज है ड्यूसॉफ्ट, ये जानकर उसको पकड़ लेगा। करियर कितना जरूरी है जानकर पकड़ लेगा। यही बात है डियर फ्रेंड। अगर आप ऐसे पकड़ के चलोगे तो सब चीज समझ में आ जाएगा कि इंडिया में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। कहते हैं ना समंदर अपनी बेबसी कह नहीं सकता, फैला है हजारों मील मगर बह नहीं सकता। यही मेरे भारतवर्ष के ये जो भविष्य है, युवक और युवतियां, इनका हाल है। ज्ञान तो बहुत है, करे कहां काम, प्लेटफॉर्म ही नहीं, नॉलेज तो है, अगर मेहनत करने को भी नहीं डरते हैं। आज के डेट में आदमी 12-12 घंटे के काम पे 12,000 के लिए सिग्नेचर कर रहा है, मेहनत करने को नहीं डरता। लेकिन वही समंदर अपनी बेबसी कह नहीं सकता और फैला है हजारों मील लेकिन बह नहीं सकता। यही हालत अभी युवा पीढ़ी का है, क्योंकि रोजगार के साधन नहीं बचे, कोविड ने और ज्यादा छीन ली है ना। बस दोस्त, लेकिन आज से 8 साल पहले ऐसे ही मैं भी किसी को समझाने गया था, तब इतनी ज्ञान नॉलेज अचीवमेंट नहीं थी, तो कोई भी ऐसे भगा देता था, उम्र भी कम थी। यस, सिंपल सी बात है कि अभी दाढ़ी रखने के बाद में भी अभी कितना मासूम चेहरा दिख रहा है, तो आज से 8 साल पहले क्लीन सेव करता रहा और कैसा दिखता रहा, ठीक है नहीं, एकदम मासूम आदमी, सही है कि नहीं है। पर जब अपन अपनी औकात पे आते तब पता चल जाता कौन है। इतिहास बहुत तगड़ा है, तो सही है नहीं है। हाँ, तो लोगों को ऐसा ही रहता है कि भाई अब कैसे करे कैसे ना करे, ये सबसे बड़ा फंडा है आज की डेट में, कहीं जाए ना जाए। तो मैं भी क्या ऐसा मेरे दोस्तों को समझाने के लिए जाता हूं, तो वो मेरे साथ नहीं आए, पता है क्यों नहीं आए। उनके साथ भी एक वाक्य हो गया राम और श्याम वाला। जानना चाहते हो राम और श्याम वाला वाक्य? क्या हुआ था राम और श्याम के साथ? राम और श्याम अलग अलग जगह से दो किसी शहर में गए, वहां पे जाके उनकी दोस्ती हो गई। अब दोनों बड़े ड्रीमर थे, नौकरी करते थे, लेकिन साला उनका करियर ही सेट नहीं हो रहा था। उनके पास पैसे इतने नहीं आ रहे थे कि वो सपना कोई पूरा कर पाए।
तो दोनों के मन में प्लान आया, वे ऐसे नौकरी करके कच्छु नहीं होगा, एक काम करते, चलते अपने अपने गांव दूध डेयरी ओपन करते। प्लान बनाया, दीदी से कुछ पैसा जुगाड़ेंगे, पास में कुछ है ज्वेलरी रख लेंगे, ससुराल से कुछ लाएंगे, दोस्तों से मांगेंगे, डेयरी ओपन हो जाएगी, ये काम बड़ा फलेगा फूलेगा। राम अपने गांव गया, यही काम किया, 2-4 से भैंसियां वैसियां खरीदी, सारी चीज किया। 8 से 10 सालों के अंदर उसकी जिंदगी बदल गई, जिंदगी बदल गई। डेयरी से 2 डेयरी हो गई, दुकानें हो गई, गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, प्रॉपर्टी हो, सब कुछ हो गया उसके पास। फिर क्या देख रहे थे, फिर क्या कह रहे थे, लेकिन एक दिन घूमने के लिए शहर की तरफ अपनी कार से निकला, सुट्टे बुट्टे सारी चीजें, रास्ते में श्याम दिखाई दिया, बरसों पुराना मित्र। गाड़ी रोका, बोलता ओ श्याम। कुछ सेकंड तो श्याम ने राम के चेहरे को नजर भर के देखा और बोलता ओ राम, गाड़ी साड़ी सुट्टेड वट्टेड कार सार, अरे क्या लॉटरी वॉटरी लग गई का, हमको भी बता दो भैया ऐसा कुछ। तो बोले तुझे क्या बताने का, ये तो वही फंडा है, वो वही डेयरी, वो चल पड़ी जो तेरा मेरा प्लान बना था। बोलता है उस डेयरी का कमाल है। बोले हाँ, लेकिन राम हैरानी की निगाह से अपने दोस्त श्याम को देखते हुए कहता है, जब उसका हुलिया देखा, कहता लेकिन यार बता, मेरा जब हुलिया ऐसे था, तेरा ऐसा क्यों है, तू ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, बात क्या है दोस्त। तो कहता दोस्त तेरी डेयरी का क्या हुआ, कहता शुरू होती तब न हुलिया बदलता। कहता शुरू क्यों नहीं हुई, कहता मैं जैसी बात हुई थी वैसा ही गया, पैसे भी जुगाड़े, सारा काम किया, ज्वेलरी भी रखी, घर वालों से भी बात हो गई, दोस्तों से भी ले आया, ससुराल से भी ले आया, भैंस खरीदने जाने ही वाला था। फिर क्या हुआ, मेरी बीवी कहती है कि भैंस मर गई। देखिए दोस्त, एक चीज एक डिसीजन अंडरस्टैंड करिए आप इस बात को। एक डिसीजन ने राम को क्या बना दिया, एक डिसीजन ने श्याम को क्या बना दिया। ऐसी कहानी मेरे और मेरे दोस्तों की है। वो भी ऐसे ही कहते थे, वो जैसे ना भैंस मर गई तो बोलते डिफॉल्ट ना चली तो, पैसा ना आया तो, काम ना चला तो, लोग ना आए तो, उसकी जिंदगी तो में ही अटकी थी। अंडरस्टैंड? अपना चल रहा है नोट के मामले में तो आया ना, सही नहीं है, तो वो तो करते रह गए। लेकिन देखिए दोस्त, डिसीजन लेने का बेनिफिट देखिए कि राम ने डिसीजन लिया, जिंदगी बन गई। एक श्याम ने डिसीजन नहीं लिया और जिंदगी उसकी नहीं बनी। और लोग कहते हैं डिसीजन लेने से क्या होता है, 1 मिनट में डिसीजन लेने से क्या हो जाता है, क्या कर लेता है आदमी, ये देखो दिख गया। और ये कईयों की कहानी है, किसी एक की कहानी नहीं है दोस्त। ऐसा बहुत सारे लोग के साथ में हुआ है, जो मेरे दोस्तों के साथ में हुआ। और उसकी बीवी ने क्या किया, कान में जहर घोल दिया। थाली में घोले हुए जहर से ना किसी एक आदमी की मृत्यु होती है, लेकिन कान में घोले हुए जहर के कारण पूरा खानदान हमेशा गरीब रहता है, मरते रहता है। यही करते हैं लोग। आपको भी शायद मार्केट में कान में जहर घोलने वाले लोग मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे, मेरी इस बात की गारंटी है आपको। जो अड़चन सिंह की अड़चन है, बाधालाल की बाधाएं हैं, जो दिमागचंद संचेती की औलादें हैं, ऐसी मिलेगी आपको। रुकावट सिंह की रुकावटें जो आपको रोकेगी, कह भी सकती ये नहीं चलता, भैंस मर गई तो समझाने की कोशिश करेंगे आपको, हाँ या ना। और एक बात ध्यान रखना, अपने करियर का डिसीजन किसी ऐसे इंसान से मत करना जो सही पात्र ना हो। कहते हैं जिंदगी में 2 चीजें होती, पात्र और कुपात्र। लेकिन हम जिंदगी में ऐसे आदमी के पास जाते जो बड़ा ही कुपात्र है। कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं पता है, मैं गाय को देखना, घास देते फिर भी दूध देती है, घास खिला के भी दूध देती है, सांप को साला दूध पिलाओ तब भी जहर ही मारता है। सही नहीं है, है ना, मारता या नहीं मारता, ऐसा ही इंसान होता है। जरूरी नहीं है हर आदमी के पास में उम्र के तकाजे के हिसाब से अनुभव हो। ये बड़े बुजुर्ग ज्ञान पट्टी दे जरूर देते हैं, हमने ऐसी जिंदगी नहीं गुजारी है, हमको पता है, हमने ऐसे ही नहीं किया है, बोलने से नहीं होता। ये जो ऐसा डायलॉग मारते हैं, ये जब ना मेडिकल के ऊपर जाके पूछते ना किसी आदमी से कि वो भैया डिस्प्रिन की गोली और पैरासिटामोल का क्या काम है, उसी दिन समझ जाना चाहिए भाई अनुभवी जरूर हो सकता हूँ, डॉक्टर नहीं। आया ना, जिस दिन एक केस होता है और जिस दिन वकील के पास में जाते हैं, उस दिन इनको औकात समझ में आ जानी चाहिए कि मैं जो बोलता हूँ ना, हमारे पास अनुभव, हमने ऐसी दाढ़ी के बाल नहीं पका, उनको समझ में आ जाए अनुभव कितना होगा, वकील नहीं हूँ। जब एक मकान बनाने के लिए किसी सिविल इंजीनियर के पास जाते हैं, उस दिन इनको समझ में आ जाना चाहिए कि इतनी सारा मेरे पास अनुभव है, लेकिन सिविल इंजीनियर है, मकान का मैप मुझे नहीं आता है। उस दिन इनको समझ जाना चाहिए अनुभव होगा, लेकिन मकान बनाने का अनुभव नहीं, सिविल इंजीनियर नहीं हो सकता, है ना। दुनिया में हर आदमी के पास में हर एक प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता। वैसे मैं कहता हूं ये 21वीं सदी की क्रांति है, यह रेवोल्यूशन है, सबके पास इसका ज्ञान नहीं हो सकता।
अच्छे आदमी के पास गए तो मैं गारंटी करता हूँ शायद सही सलाह दे दे, लेकिन अधिकांश लोग सांप के जैसे डसने के अलावा कोई काम नहीं करेंगे। सोचिए, कहते अपने बारे में ना किसी पीर से पूछो ना फकीर से पूछो, अगर पूछना ही है खुद के विषय में तो सिर्फ अपने जमीर से पूछो। अगर इस पूरे मीटिंग में, इस पल में, इस भीड़ के अंदर किसी भी एक पल मैंने आपके दिमाग या दिल को छुआ हो तो सोच लेना, अगर ये मेरे काम का हो सकता है तो फिर आपके भी काम का है। आज एक ही बात सोचना, घर जाने के बाद अगर आपको आज ये प्रोग्राम याद आए, विजय कुमार हमें तो एक बार भी आपके दिमाग में याद आ जाए, अगर ये बंदा एक बार भी आपको दिखाई दे दे सोते समय या सोने से पहले, या आज दिन भर में इसकी कोई बात आपके दिल को छुई हो और अगर ये याद आ जाए, मतलब सोच लेना ये बिजनेस और किसी के लिए, सिर्फ आपके लिए बना, सिर्फ आपके लिए। जरूरत वालों को ही जरूरत की चीजें दिखाई देती है दोस्त, हाँ या ना? और इसका बेनिफिट देखो मेरे जीवन में बड़ा ही फायदा है। लोग कहते हैं तूने डिस्टॉप किया तो क्या क्या मिला? मैं कहता हूं मैंने डिस्टॉप किया तो देखो मेरी भैंस नहीं मरी, मेरी डेयरी चल गई। यस, मैं इसकी ताकत को, इसकी उपयोगिता को समझ गया। समझ रहे बात को? मैं इसकी ताकत को, इसकी उपयोगिता को समझ गया। एक बात मुझे समझ में आ गई, इसकी जिंदगी कैसे बनी पता है? जब मैंने इसके ऊपर चलना शुरू किया, जब मैंने इसके साथ में भागना शुरू किया, जब मैंने इसके साथ दौड़ना शुरू किया, बेनिफिट मिला मुझे। क्या बेनिफिट मिला? 8 साल 10,000 लोग का एडमिशन मेरे साथ है। जो लोग कहते थे कि विजय कुमार हनुमत तेरे साथ तो 2 लोग भी एडमिशन करके नहीं आएंगे, 10,000 लोग आ चुके हैं और 60 लाख रुपए कमा के आपसे बात कर रहे हैं। एक जमाने में जिस इंसान के पास पहनने को बेहतरीन कपड़े नहीं होते थे, मुझे आज भी याद है, मेरे 8th 9th की क्लास तक स्कूल के कपड़े ही जो होते थे, 8th क्लास तक या 9th क्लास तक, जहां तक मुझे याद है स्कूल के कपड़े भी मेरे गांव जाने के ही कपड़े हुआ करते थे। ये दिक्कतें थी, एक ऐसे बैकग्राउंड से निकल कर आना बड़ा मुश्किल वाला काम होता है। लेकिन आज मेरे पास में जो टाइया है, मेरे पास में जो कपड़े, ब्लेजर की कमी नहीं है। मैं जिनके घर में रहता हूं वो ब्लेजर टंगाने के लिए मुझे एक मिस्त्री को बुला के रॉड लगा के देते, मैं सारे ब्लेजर टंगाता, वो टूट जाती है। मेरी रूम मालिक मुझे खुद बोलती है क्या आदमी है यार, कितने ब्लेजर है, रॉड ही नहीं टिकती है। आज जिस लड़के के पास में पहनने को अच्छे कपड़े नहीं होते थे या स्कूल का ड्रेस ही उसके गांव जाने का ड्रेस हुआ करता था, आज मेरे पास में कोई टाई थाईलैंड की है तो कोई दुबई की है तो कोई मेड इन सिंगापुर है, कोई सत्यपाल की है तो कोई जोडियाक की है। आज ये 3 बदल गए। आज जूते की अगर मैं बात करूं, एक जमाने में जब मैंने 5th क्लास में मैं था, रामपाइली करके एक बालाघाट तरफ एक एरिया पड़ता है, वहां पर मेला लगता है। फौजी उस जमाने में बड़ी अच्छी चप्पल हुआ करती थी, तो मेरे को बड़ी पसंद आ गई, बड़ा जिद्दी टाइप का था। तो मैंने पिताजी से मांग लिया। 4 लोगों के बीच में माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है, मुझे दिला तो दी लेकिन उसके लिए बहुत मार पड़ी थी। उसके ऊपर की फोटो खींची हुई अभी भी मेरे घर में रखी है, इसलिए मैं उसको भूलता नहीं। यस, एक जमाने में उसके लिए मैंने मार खाई थी, लेकिन मैं आज 4-4 हजार के मोची के शूज पहनता हूं। एक जमाने में 8th 9th क्लास में स्कूल जाने के लिए मेरे पास 1500 रुपए की साइकिल नहीं हुआ करती थी, लेकिन मेरे टीम के प्यार की बदौलत, मेरे मेंटोर, मेरे अपलाइनों की बदौलत, इस ड्यूसॉट, इस प्यारी ड्यूसॉट की बदौलत आज मैं आप लोगों से मिलने अपनी 15 लाख की कार इको स्पोर्ट्स के टॉप मॉडल से भी सनरूफ लेने आया। एक जमाने में जिस विजय कुमार हनुमत को अपने जिंदगी का बोझ उठाने के लिए गर्मी के दिनों में भी गांव जाने नहीं मिलता था, ननिहाल या मामा मौसी के यहाँ जाने नहीं मिलता था, मेरी जिंदगी ऐसी थी घर और बिजनेस, पिताजी के साथ में रहना। आज वही विजय कुमार हनुमत इस ड्यूसॉट में आने के बाद जॉब में तो मेरी जिंदगी फंसती गई थी, मैं नौकरी के खिलाफ नहीं, लेकिन इसमें गुजारा हो सकता है, नजारा नहीं। मेरी फैमिली में खुद लोग जॉब करते हैं, बात समझ में आ रही है? यस। तो जिस विजय कुमार हनुमत को गांव और बाकी जगह जाने नहीं मिलता था, आज वही फ्लाइट से कभी थाईलैंड जाता है, कभी दुबई जाता है, कभी सिंगापुर जाता है, कभी क्रूज से सिंगापुर से इंडोनेशिया के बेंटन आइलैंड जाता है, और कभी नेपाल का कुछ एरिया जाता है, कभी फुकेट जाता है, वर्ल्ड टूर करता है। ये ड्यूसॉट की पावर है, आज उसको घूमने के लिए मिलता है। जिन लोगों ने मुझे मना कर दिया था, मैं उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं करता, लेकिन इतना जरूर करता हूं, जिधर भी जाता हूं
पता है, अपन थोड़ा सा विलेज एरिया वाले आदमी है, तो मेरे को क्या ना सीधा भी तैरना आता है, उल्टा भी आता है। तो वो इंडोनेशिया का जो बिंटन आइलैंड है ना, उस पे ना सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है एशिया का। तो वहां पे मैं गया, मैंने कहा फोटो खींच, किधर 5 स्टार होटल में रुकने का तो फोटो खींच, स्विमिंग पूल में रुकने का तो फोटो खींच, फ्लाइट में बैठने का तो लिखने का रेडी टू फ्लाई बॉम्बे टू दुबई, रेडी टू फ्लाई बॉम्बे टू सिंगापुर, रेडी टू फ्लाई बॉम्बे टू फलाना, चलते चलने का। और क्या करने का? उन्हीं लोगों को टैग करने का जिनने बोला था तेरी भैंस मर गई। और अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? उनको समझ में आ गई कोरोना के समय, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन समझाता था, ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्किल समझाता था, अभी अब तो घर घर के लोग समझाने लगे बेटा ऑनलाइन क्लास अटेंड करो। इसकी तो चल पड़ी, इसकी तो चल पड़ी, इसकी तो निकल पड़ी। और ये सब देखने के बाद उनके दिल में थोड़ी सी तसल्ली आई थी, अभी कोरोना आया तो ये कुछ रुकेगा, मैं तो और बढ़ गया। मेरी कोरोना के समय में पता है, कोरोना से पहले 2.25 लाख रुपए पेमेंट थी, कोरोना के समय मैंने हाईएस्ट 2,94,000 रुपए पेमेंट उठाया है। 2.5 लाख रुपए महीने का पेमेंट। वो तो ये देख रहा है कि कोविड की थोड़ी सी ढिलाई क्या मिली, इसने तो प्रोग्राम भी शुरू कर दिया। उनके अब तो छाती पे सांप नाग नागिन और जिस शहर से मैंने काम शुरू किया है वहीं पे प्लानिंग है। सरलों के साथ में बात हो चुकी है, बड़ौदा से विमान जी के यहाँ से भी आ चुके, जो हमारे ग्रेट गुरु है, वहां से भी प्लानिंग लेके आ चुका हूं। 2 साल में कम से कम 1 से 1.5 करोड़ का बंगला बनाने की प्लानिंग चल रही है। सच में तैयार? तो डियर फ्रेंड, अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर मेरी बातें सही लगी हो, बस एक मेरी बात याद रखना, अगर मैं याद आया या मेरी बात कोई दिल को छुई हो, मतलब आपके काम का है। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो आंधियों से ना बुझे वो उजाला हो जाऊं, जो आंधियों से ना बुझे वो उजाला हो जाऊं। आप सबकी इजाजत मिले तो जुगनू से सितारा हो जाऊं, जो आंधियों से ना बुझे ऐसा उजाला हो जाऊं। अगर आप सबकी इजाजत मिले तो जुगनू से सितारा हो जाऊं। बेशक अभी बूंद हूं, बेशक अभी एक बूंद है मेरे मालिक, बस इतनी फितरत देना इस विजय कुमार हनुमत को कि कोई प्यासा दिखे तो मैं दरिया हो जाऊं, कोई प्यासा दिखे तो मैं दरिया हो जाऊं। Wish you all the best, wish you all the best. Jai Hind, Jai Hind. Have a great day, have a beautiful day. Wish you all the best, wish you all the best. और dear friend, इसी के साथ मैं कॉल करने जा रहा हूं आपकी स्टैंडिंग ओवेशन के साथ, इसी के साथ मैं कॉल करने जा रहा हूं आपकी स्टैंडिंग ओवेशन विद क्रैकर क्लैपिंग। मैं कॉल करने जा रहा हूं मेरे मेंटर ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रमोद बहुत बहुत शुक्रिया। सी और प्लीज टेक योर सीट्स। एक बार आप सबके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए इतने अच्छे मोमेंट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो मेरे भाई और बहन जो खड़े हैं ना, जिनको जगह नहीं मिली, सॉरी फॉर दैट। रियल में यार हमने 100-150 से ऊपर का एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, लेकिन जो ओवर एक्सपेक्टेड हुआ है ना यहाँ पे, एक बार ये जो तकलीफ झेल रहे हैं इनके लिए क्लैपिंग हो जाए। बड़ी कोई पूछता है कहाँ पे चली, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं बोलता हूँ किसी को अगर देखना